हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम किरण प्रैक्टिस सेट वर्कबुक देख रहे थे जो बीएसपीएससी के लिए लॉन्च हुई थी। उसके प्रैक्टिस सेट 29 को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर बन पा रहा है। ठीक है दोस्तों, बीएसपीएससी के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो आपको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा। हम आपको बीच में या कहीं भी इस जो हमारे पास अपडेट आई है फॉर्म को लेकर के वो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव में दुर्व्यवहार के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। दोस्तों आपको बता दें, देखिए मौलिक अधिकार दोस्तों बात करें ना तो मौलिक अधिकार जो है ना भाग किसमें है, तो भाग 3 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। और दोस्तों इसका अनुच्छेद जो है ना 12 से लेकर के 35 तक इसकी अनुच्छेद की मतलब में मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए जो मौलिक अधिकार की चर्चा की जा रही है और सभी ऑप्शन जो है 12 से 35 के बीच में ही है, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दुर्व्यवहार और निषेध की हम दोस्तों बात करेंगे और एक है बलात् शरम। आप इस वर्ड को जोड़ दीजिए, जहाँ पे बलात् लिखा रहेगा ना बलात् शरम दोस्तों उसमें आपको अनुच्छेद 23 लगाना है। किसमें अनुच्छेद 23 लगाना है। एक दोस्तों 24 भी आता है लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 23 ही आपको यहाँ पे टिक करना होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14 में क्या है तो ये समानता की दोस्तों बात की गई है। ठीक है इसमें, और अनुच्छेद 17 में क्या है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत जो है ना आपको इसमें बताया गया है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अनुच्छेद 20 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में इस किसका वर्णन किया गया है। हमने आपको हमारे पेड बैच में आप करवा चुके हैं। यदि आप नहीं जानते हैं हमारे पेड बैच के बारे में तो हम आपको बता दें दोस्तों, हमारे पेड बैच जो है ना टेलीग्राम पे चलता है। ठीक है, जिसमें आपको जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं जैसे कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो रुकमनी निकाली है प्लेटफॉर्म के द्वारा 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसका हम करवा रहे हैं। ठीक है, होमवर्क के थ्रू। उसके बाद दोस्तों आपको जो कौटिल्या क्लास की जो कंप्यूटर बुक लॉन्च हुई है उसको हम करवा रहे हैं। साथ ही खान सर की जो बुक आई है बीएसपीएससी के लिए उसको हम कवर करवा रहे हैं। यानी कि इन तीनों बुक को अच्छे से हम कवर करवा रहे हैं आपको हमारे पेड बैच में, जिसका दोस्तों अभी फीस ऑफर फी 99 रुपये रखी गई है। ठीक है, यानी कि आप 99 रुपये में अच्छे से अपने तैयारी को मतलब कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7549425490 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको बैच के बारे में अधिक जानकारी यहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, भारत में औपनिवेशिक शासन काल में लॉर्ड मेकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। तो दोस्तों ये किस क्षेत्र के लिए हुआ था, तो ये आपको बता दें ये आपके शिक्षा के क्षेत्र के लिए हुआ था। किसका, लॉर्ड मेकाले साहब के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे कौन, थॉमस विमल्टन मेकाले, यानी कि इसको लॉर्ड मेकाले के नाम से जानते हैं। इन्होंने भारतीय शिक्षा पर मिनट प्रस्तुत किया था। किसने, लॉर्ड मेकाले ने। तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है। दोस्तों आप सबको पता है मानस नदी जो है ना ये आपको असम में बहती है, यानी कि जो असम राज्य हमारे है। ठीक है, उसमें कौन सी नदी बहती है, मानस नदी बहती है। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है, यानी कि कौन से देश से मतलब जो भारत में सीधे प्रवेश करती है दोस्तों, तो वो है कौन सी हमारी, भूटान से। यानी कि मानस नदी है ना ये भूटान से प्रवेश करती है कहाँ पे, भारत में, जो ब्रह्मपुत्र में शामिल होने और अंततः बंगाल की खाड़ी में शामिल होने से पहले भूटान में 272 किलोमीटर और असम में 104 किलोमीटर के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर ये प्रवाहित होती रहती हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। नदियों को जोड़ने यानी कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। यानी कि दोस्तों जो नदी को जोड़ने की जो परंपरा स्टार्ट की गई थी, कार्यक्रम स्टार्ट की गई थी, जिसमें आपको केन नदी से किस नदी को जोड़ने का काम जो है ना आपको अभी चल रहा है। तो दोस्तों ये है कौन सा, बेतवा, यानी कि केन बेतवा जो है ना आप सभी जानते होंगे। केन बेतवा दोस्तों ये यमुना की सहायक नदी है और इसको जोड़ने का काम अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों में के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाती है। दोस्तों देखिए, आपातकालीन जो हार्मोन होते हैं ना, यानी कि जो इमरजेंसी जो हार्मोन्स होते हैं वो मतलब परिस्थिति को कौन बनाते हैं, ये है एड्रेनलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी को हम क्या करते हैं, लड़ाकू सॉरी इसे लड़ाकू मतलब कि लरो या उरो हार्मोन कहते हैं, या लड़ाकू हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं, तो एड्रेनलिन को हम लोग लड़ाकू हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो ये क्या होती है, ये मेल में यानी कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन मतलब जो हार्मोन है ये पाई जाती है, किसमें, पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये हार्मोन्स जो होते हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि आपके दोस्तों हार्मोन्स और विटामिन ये दोनों चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन अस्थिकारक है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो जैविक नाइट्रोजन अस्थिकारक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नील हरी सेवा जो है दोस्तों, ये क्या है, आपको जैविक नाइट्रोजन अस्थिकारक के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साइनोबैक्टीरिया प्रमुख सूक्ष्मजीव है जो धान के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि पुस्तक है कौन सी, ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं राइटर के, एक है रतन टाटा, नंदन नीलेकनी, तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि NR नारायण मूर्ति और चौथा हमारा ऑप्शन है आदि गोदरेज। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें ये जो पुस्तक है ना, मतलब कि सॉरी, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक जो है इसकी रचना किसने की है, NR नारायण मूर्ति के द्वारा इसकी रचना की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया था। तो दोस्तों देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है ना, भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की बात की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की जो परिकल्पना की चर्चा की गई थी ये किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न में से ही आपका एक प्रश्न बन जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसने राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया है दोस्तों, तो ये कितने वर्ष है, 5 वर्ष के लिए इसे निर्धारित किया गया। इसे आप याद रखेंगे, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बिहार का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 पर अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों कौन ऐसा शहर है बिहार का जो NH2 पर अवस्थित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सासाराम, मोहनिया, औरंगाबाद और पटना। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो आपका जो पटना है ना दोस्तों, ये NH2 पर स्थित नहीं है, जबकि सासाराम, मोहनिया, औरंगाबाद ये तीनों दोस्तों कहाँ पे हैं आपको, तो कहाँ देखने को मिलता है आपको, तो NH2 पर मिलता है। दोस्तों हम पटना की हम बात करें अगर, तो पटना जो है ना NH1 जो है हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड, इस पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। दोस्तों अपने बिहार की जो मुख्य फसल है वो कौन सी हमारी, चावल है। कौन सी है, चावल जो है ना बिहार की प्रमुख फसल के अंतर्गत इसे लाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके जीके के 10 प्रश्न। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने रीजनिंग की ओर, जिसका 10 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, कौन सी संख्या निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है ना, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो 33 से 70 कैसे हो रहा है। तो दोस्तों आप देखेंगे ना, इसमें +37 यानी +37 करते हैं तो आपको इतना हो जाता है। फिर दोस्तों आप जब 70 से 144 देखेंगे तो कितना हो रहा है, ये आपके 74 हो रहा है। ठीक है, 74 हो रहा है। फिर दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो इसका जो डिफरेंस है आपका कितना आता है, 148 आता है। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या देख पा रहे होंगे, जो 37 है ना इसका 2 गुना ये 74 हो गया। ठीक है, और 74 का 2 गुना कितना होता है, 148 होता है। तो अब दोस्तों
आगे यही होगा, जो पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना उसी पैटर्न को हम फॉलो करते आगे बढ़ेंगे। तो 148 का जो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो दोस्तों आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 296 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 292 में जब हम 296 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 9 9 18 हो जाएगा और 2 2 4 1 5, यानी कि 588 जो है ना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने निकल चुका है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यानी कि आइजोल का है मिजोरम, तो दिसपुर क्या होगा दोस्तों, आप सबको पता है जो मिजोरम है ना, ठीक है, मिजोरम एक राज्य है, इसकी कैपिटल कौन सी है, तो आइजोल है, ठीक है। मिजोरम का राजधानी कहाँ पे है, आइजोल में पड़ता है। उसी प्रकार दोस्तों दिसपुर जो है ना आपकी कैपिटल है, तो आपको ये बताना है कि दिसपुर जो है ना किस राज्य की कैपिटल है। दोस्तों आप सबको पता है, बहुत आसान प्रश्न है ये दोस्तों। असम जो है ना, असम की राजधानी कहाँ पे, दिसपुर में पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में असम के सीएम कौन है, यदि आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फिर दोस्तों असम का सीएम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये चर्चा में था असम के सीएम, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि असम के सीएम वर्तमान में कौन है। यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में 4 शब्दों में से 3 में से निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे वृत्त है, त्रिभुज है, आयत है, अर्धवृत्त है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अर्धवृत्त को छोड़कर अन्य सभी ज्यामितीय आकृति या तो कर्व रेखा होती है या सीधी रेखा से बने होते हैं। अर्धवृत्त कर्व रेखा और सीधी रेखा दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है इन तीनों से क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो हमको क्या चूज करना था, जो अलग है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका वेन डायग्राम का सवाल आ चुका है। यात्री है, हवाई जहाज़ है और टैक्सी है, ठीक है। तो देखिए यात्री है, हवाई जहाज़ और टैक्सी में जो है ना इसमें कौन सी वेन डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए यात्री यात्रा करने के लिए हवाई जहाज़ और टैक्सी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यात्री यात्रा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, हवाई जहाज़ टैक्सी का। यदि दोस्तों हम इसको यात्री बना दें, यदि हम इसको यात्री बना दें बड़ा वाला को, ठीक है, यानी इसको हम यात्री वाई लिख देते हैं, यात्री बना देते हैं। तो यात्री क्या करता है ना, कभी कभी हवाई जहाज़ भी लेता है, हवाई जहाज़ कभी कभी क्या करता है, टैक्सी भी लेता है, ठीक है। यानी यात्री जो है ना बीच में आ जाएगा। इसका मन होता है कि हम कभी हवाई जहाज़ से उड़ें और कभी इसका टैक्सी से जाने का मन करता है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर हमारा सटीक बैठता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी कि 12 जो है ना वो 155 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से 15 जो है ना वो कैसे क्या होगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें क्या हो रहा है कि 12 गुना 12 आप प्लस 12 माइनस 1 इतना करते हैं ना तो आपके पास कितना आ जाता है, 155 आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ जो 15 दे रखा है, 15 हम क्या करेंगे, 15 इंटू 15 प्लस 15 माइनस का 1, ठीक है। तो 15 इंटू 15 कितना हो, 25 225 होगा। आप प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका, तो कितना निकल कर आ जाएगा आप देख लीजिए। तो ये कितना हो गया, 225 15 कितना 240, और 240 में से एक कितना हो 239। ऑप्शन में किसमें है, 2 में हमारे प्रश्न का आंसर छिपा हुआ है। अगला सवाल आपके पास है कि इस समीकरण दे रखा है और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे तो आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है ना गुना प्लस माइनस भागा और बराबर, इसको आप रखेंगे तो आपका समीकरण जो है ना संतुलित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारे प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें और दर्पण को जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है, यानी दोस्तों आपके पास ना दर्पण को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम दर्पण लगा देंगे, उसके बाद आपकी प्रतिबिंब जो बनेगी वो किस टाइप से बनेगी। तो दोस्तों आपको बता दें जब भी दर्पण लगाएंगे ना तो जो नीचे वाला प्रतिबिंब है ना वो नीचे का नीचे ही बनेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जब भी दोस्तों दर्पण जो है ना आपके बाएं साइड या दाएं साइड लगता है, उसके जो है ना जो लेफ्ट रहता है वो राइट में चला जाता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, और जो नीचे रहता है वो नीचे का नीचे ही रहता है, ठीक है। तो देखिए अब ऑप्शन से देखेंगे हम लोग, तो ये जो ऊपर है दोस्तों यहाँ पे ये लेफ्ट में है, तो यहाँ पे राइट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो है ना ये हमको लेफ्ट में है, तो इधर क्या होगा, राइट की ओर देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इस टाइप से जो आकृति बनेगी तो हम देख लेते हैं कहाँ पे आकृति बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन को देखना होगा दोस्तों। ऑप्शन यदि हम ध्यान से देखेंगे ना तो आप देख लीजिए हमने आपको क्या बताया था, जो मतलब कि जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। जो ऊपर है वो क्या होगा, ऊपर की ओर देखेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, हम थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको यह दिख जाए, ठीक है। तो देखिए
आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपको हम क्या बताए थे, ये जो है ना ये वाला, ये जब लेफ्ट में रहेगा तो यहाँ पे राइट में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें राइट में है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, ठीक है। देखिए डिफरेंस क्या होगा इसमें, माइनस यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पे दोनों सही है। लेकिन दोस्तों दिक्कत यहाँ पे ये है ना, ये देखिए राइट साइड में है ना, ये आपको कहाँ होगा इसमें, तो लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ना हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। 10 संख्या 1 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक निश्चित कुल भाषा में वाइफ को लिखा जाता है WEFI, उसी प्रकार से RHCI कैसे लिखेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए वाइफ है ना, तो जो फर्स्ट लेटर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, यानी कि उसमें कोई चेंजमेंट नहीं लिखा गया है, W का W ही लिखा गया है, ठीक है। और दोस्तों इन तीनों में जो है ना आई इसमें मतलब क्रॉस कर दिया गया है, यानी कि ये वाला इधर आएगा, ये वाला बीच में ही रहेगा और इसका इधर कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो क्या हो रहा है, ये वाला आई है ना, ये वाला कोना में उठ के यहाँ पे आई चला गया, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है, जो वहाँ पे है एज इट इज़ वहाँ से उठ करके आ जा रहा है। ई वाला जो है ना, ई कोना में आ जाएगा और एफ जो है यहाँ पे आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे WEFI। उसी प्रकार दोस्तों RHCI लिखा हुआ है, तो आर के बदले में आर तो रहेगा ही रहेगा, ई कोना वाला उठ के यहाँ पे आएगा, आई हो जाएगा, और बीच वाला बीच में रहेगा और एच वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो RICH जो है ना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो इसमें है, मतलब आपको समझ में आ चुका है कि जो मतलब कि इस ये जो है ना पहले वाला में जो संबंध दे रखा है उस प्रकार से कौन सा संबंध इस इन 4 ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद जो है ना इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से सोचिए पहले, उसके बाद आंसर को देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 112 156 कैसे हो रहा है और 14 कैसे हो रहा है। देखिए 112 जब हम डिवाइड करते हैं 2 से कितना होता है दोस्तों, 56 होता है, ठीक है। और 56 में दोस्तों हम क्या करते हैं ना, जब 56 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 14 आता है। यानी कि हमको ये पता चल हो गया है कि पहला वाला जो है ना उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद दूसरे वाला हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार से ऑप्शन में आप 4 को देखिएगा 224, तो 224 का आधा कितना होगा, 112, और 112 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 28, ठीक है। यानी कि यही जो है ना ऑप्शन नंबर 4 फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर 4 निकल के आ जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति यहाँ आपको नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आकृति आपको दे रखी है और ऐसी आकृति किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, ये आपको चूज करना है, ठीक है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देख लीजिए सही से, उसके बाद आपको बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ जो है आकृति नंबर 3, यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों ये आपको इस वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग जाइए उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा PDF आपको वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। दोस्तों आधा तीतर आधा बटेर जो है ना इसकी लोकोक्ति है, इसका अर्थ ये होता है कि बेतुका मेल, यानी कि कुछ भी मतलब कहता है कुछ, करता है कुछ, उसे क्या बोलते हैं, आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो संप्रति वे कुलपति हैं, ये जो है ना यहाँ पे शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे, देखिए कौन सा आकृति जो है ना वह सही वर्तनी में है, तो यह है शुश्रूषा, ठीक है। ये दोस्तों क्या है ना आपके सही वर्तनी में लिखा गया, बाकी सभी के सभी क्या है आपके मतलब कि सही वर्तनी में नहीं लिखा गया है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार दे रखा है दोस्तों। देखिए अलंकार दोस्तों हम बात करें यहाँ पे तो वो कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि जो कम खर्च करता है ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं हम लोग मितव्ययी, क्या बोलते हैं, मितव्ययी के नाम जानते हैं, जो क्या करता है कम खर्च करता है। दोस्तों यहाँ पे आपके पास अंग्रेजी का सवाल आ चुका है, यहाँ पे ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि एक ऐसा दवाई जो सभी बीमारी को ठीक कर सकता है, उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेनेसिया, क्या बोलते हैं, पेनेसिया जो है रामबाण बोलते हैं, यानी ऐसी दवाई जो सभी बीमारी को ठीक करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेनेसिया बोलते हैं, रामबाण बोलते हैं। अगला के पास जो है दोस्तों आपका पैरा जंबल आ चुका है, यानी कि आपको यहाँ पे आपको सजाना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो है ना
यानी कि ऑप्शन नंबर 3 BDAC, यानी कि पहला जो है ना ये ऑल द किड्स आएगा, उसके बाद बाइक्स आफ्टर आएगा, उसके बाद दोस्तों आपके पास जो है ना 4 डैम आएगा और लास्ट में वाइल्ड साइकिलिंग आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि इनडायरेक्ट है। कह रहा है कि अक्षय सेड आई एम मेकिंग बिरयानी टुडे। अक्षय ने कहा कि मैं आज बिरयानी बनाऊंगा। ठीक है, किसने कहा? अक्षय सेड कहा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जो सैड रहेगा ना, ये सैड जो आप जब इनडायरेक्ट बनाइएगा तो सैड जो है ना आपको दैट में चेंज हो जाता है। किसमें? सैड जो है ना आपको किस में होगा? दैट में चेंज हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो आपको टुडे है ना, ये आपका टुडे ये आपको दिस डे में चेंज हो जाता है। किसमें? सॉरी, दैट डे में। टुडे क्या होता है? दैट डे में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि टुडे का ऑप्शन से देखिए, यहाँ पे टुडे का टुडे दे रखा, क्या ये होगा? क्या नहीं, क्योंकि उसको चेंज होना था इसलिए चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये हमारे पास का आंसर नहीं है। दूसरा दोस्तों हम बढ़ते हैं, अक्षय सेड दैट ही वुड। दोस्तों यहाँ पे आई एम है ना, तो एम का क्या होगा? वुड होगा। ये वुड कहाँ से आ गया? ये वुड नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, वुड कहाँ से आ गया? वुड तो है ही नहीं। अब देखिए, अक्षय सेड दैट ही इज़ मेकिंग बिरयानी टुडे, ये दोस्तों यहाँ पे सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं और कोई ऑप्शन है क्या, और कोई ऑप्शन होगा तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने को हमें नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, इसी वजह से ना मतलब हम क्या कह सकते हैं उसको। हाँ चलिए, ही वॉज मेकिंग बिरयानी ऑन दैट डे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अक्षय सेड दैट ही वॉज मेकिंग बिरयानी ऑन दैट डे। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे 4 जो है ना इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यार दोस्तों यहाँ पे जो है ना टुडे को दैट डे में चेंज करना था। ऑप्शन नंबर 3 में दैट टुडे को टुडे ही लिखा गया था, इसलिए वो हमारे प्रश्न का आंसर नहीं होगा। ठीक है, गिवन बिलो द 4 सेंटेंसेस यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर, यानी कि फिर से पैराजंबल दोस्तों आपके पास आ चुका है। आपको यहाँ पे देखना है जो कौन सा है ना आपके सही आपके आंसर यहाँ पे हो पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों 29 का जाना आपके 2 यानी कि CBDA यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आपके पास फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। वंदना सेड आई एम बीइंग ड्रॉप्ड ऑफ ऑफिस टुडे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, वंदना सेड दैट सी वॉज बीइंग ड्रॉप्ड टू ऑफिस दैट डे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके पास कंप्यूटर का आ चुका है। MS वर्ड एक्सेल 2007 के निम्नलिखित फीचर्स में से कौन सा फीचर सेलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है? तो दोस्तों वो कौन सा है? तो थियोसिस, यानी आपको क्या बोलते हैं? इसे पर्यायवाची भी होता है, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो दोस्तों आज जो है ना, आज ही के दिन, यानी कि मतलब कि आज का दिन, कल के दिन जो हमारे पैड बैच में जो टेस्ट हुआ था MS वर्ड का, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। जो भी दोस्तों हमारे पैड बैच में है उनको पता होगा थियोसिस के बारे में। जो पर्यायवाची शब्द होती हैं उसे थियोसिस के नाम से जानते हैं। किसमें? कंप्यूटर में। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आपको उसको चूज करना है कि IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि जल्दबाजी में जो मतलब भुगतान जो होता है, तत्काल भुगतान सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। MS एक्सेल 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग कोशिकाओं की एक श्रृंखला कोशिका से मतलब प्रारूपित करने और एक पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन करके इसे तालिका में बदलने के लिए किया जाता है? दोस्तों वो कौन सा होता है? ये होता है आपका फॉर्मेट एज टेबल। क्या होता है? फॉर्मेट एज टेबल होता है। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो दोस्तों अधिकतम जो है ना आपके पास कितने कॉलम होते हैं? 63 जो है ना कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास है कि ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? तो दोस्तों जो है ना OCC जो है ना ये संबंधित नहीं होता, जबकि फ्रॉम टू और CC जो है आपको इसमें संबंधित होता है। MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं हम लोग? दोस्तों वो कुंजी कौन सी होती है? एरो कुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे हम कुछ लिखते हैं ना, तो आपके स्क्रीन में जो एरो बन रहा है ना, उसी एरो की यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा
प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है। यानी कि इंटरनेट से आप बात कर सकते हैं। उस सुविधा को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में लॉजिकल फंक्शन में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं, और यदि सभी तर्क असत्य होते हैं तो यह परिणाम को फॉल्स के रूप में लौटा देता है। दोस्तों इसे हम लोग किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि और के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से एक्शन के लिए शॉर्टकट की Ctrl+V का उपयोग किया जाता है? दोस्तों तो वो जो है ना शॉर्टकट भी ये करते हैं क्लिप बोर्ड से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। MS वर्ड 2007 में होम टैब के लिए विकल्प में से कौन सा विकल्प किसी सिलेक्ट की गई सामग्री में से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? तो दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या होता है? क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। और टेक्निकल का प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि PMMC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो PMMC का पूर्ण रूप होता है दोस्तों परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है ना, ये PMMC का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल आपके पास है कि उपकरण सूचक के संचलन उत्पन्न करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? विक्षेपक बल के नाम जानते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षेपक बल के नाम से जानते हैं। यदि 4 पोल इंडक्शन मोटर की गति 1800 RPM है तो मोटर जिस आवृत्ति पर चल रही है वह होगी। दोस्तों कितना आसान प्रश्न है। आप सबको पता है दोस्तों कि NS बराबर क्या होता है आपके पास? तो वो होता है 120 F/, क्या होती है? P होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम फॉर्मूला को पुट कर देते हैं वैल्यू के साथ, तो कितना होगा? 1800 हो जाएगा यहाँ पे, और दोस्तों 120 हो गया यहाँ पे, और देखिए 120 हो गया ना, और उसके बाद हमको क्या करना है? तो 120 के बाद जो है ना हमको निकालना है किसकी वैल्यू? तो F की वैल्यू निकालनी है। बट कितना पोल, कितना मेरे पास 4 पोल है, तो 4 से काटेंगे यहाँ पे 30 आएगा, और 30 से इसको काटेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, यानी कि 60 हर्ट्ज जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। कह रहा है कि DC जनरेटर की बॉडी डैश से बनती है। दोस्तों DC जनरेटर जो होती है इसकी बॉडी जो है आपको किससे बनती है आपको बताना है। ये बनती है दोस्तों किससे बनती है? ये होती है ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से इसकी बॉडी को बनाया जाता है। स्टेपर मोटर एक डैश होती है। दोस्तों आपको स्टेपर मोटर के बारे में हम अपने फाउंडेशन बैच में करवा चुके हैं। तो स्टेपर मोटर जो होती है ना, एक प्रकार की क्या होती है? सिंगल फेज मोटर होती है। क्या होती है? सिंगल फेज मोटर जो होती है वो स्टेपर मोटर होती है। एक 50 हर्ट्ज 2 ध्रुव प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 5% की स्लिप के साथ संचालित होती है। इसकी तुल्यकालिक गति कितनी होगी? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप तो जानते हैं, हम आपको तुरंत बताए थे NS बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 120 F/P होता है ना, बिल्कुल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 120 है और F की वैल्यू कितने है? 50 है, और परसेंटेज कितना है हमारे पास? तो कितना है? 5% की स्लिप है ना, तो कितना होगा? मतलब कि पोल कितना होगा? 2 हो जाएगा, तो 2 से कितना होगा? 60 हो जाएगा, 6×5 30, यानी कि 3000 जो है ना दोस्तों आपके पास RPM आ चुका है, जो ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 33 किलोवाट से 66 किलोवाट तक का वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के लिए निम्न में से कौन सा केबल उपयुक्त होता है? दोस्तों वो केबल जो होती है वो है दबाव केबल, यानी कि जो प्रेशर केबल होती है उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। स्थिर अवस्था में एक प्रेरण मोटर में स्लिप का प्रतिशत मान कितना होता है? तो दोस्तों जब एक प्रेरण मोटर जब स्थिर होता है तो उसमें स्लिप का मान जो होती है वो कितनी होती है? वो कितनी होती है? 100% के बराबर होती है। कितनी होती है? 100%। एक छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है। दोस्तों एक छत की जो सीलिंग फैन होती है उसमें संधारित्र यानी कैपेसिटर जो हम जोड़ते हैं वो उसका क्या काम होता है? ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सात्विक मोटर की गति भार विशेषताएं मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा श्रेणी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या कितनी होती है? तो उसकी कितनी होती है आपके पास? तो देखिए पोल कितना है आपके पास? तो P की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 पोल की वैल्यू है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे निकालेंगे ना, आपके पास जो है क्या निकल के आएगा? तो 1080 डिग्री निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? 4 में दे रखा है। अगला सवाल आपके पास है
निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का एक उदाहरण है? तो दोस्तों वो कौन सी है? पवन। पवन जो है ना एक गैर ऊर्जा संसाधन उदाहरण है। खंभे से तिरछी भुजा चलाने का प्रयोजन है, तो खंभे से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन होती है, यह होती है इंसुलेटर लगाना। क्या होता है? इंसुलेटर को लगाना। सुपर वोल्टेज केबल की संचरण वोल्टता होती है, तो सुपर वोल्टेज केबल की संचरण वोल्टता होती है वो कितनी होती है आपको बताना है? 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट के बीच में होती है। परमाणु मित्र ट्रांसफार्मर में कोर पटलन यानी कि लेमिनेशन डैश द्वारा विश्वांशक होते हैं। तो दोस्तों ये किसके द्वारा होते हैं विश्वांशक? आपको बताना है। तो ये दोस्तों ये होती है किसके द्वारा? तो वार्निश के द्वारा क्या होती है? विश्वांशक होती है। अगला सवाल आपके पास है कि सुपर वोल्टेज केबल के संचरण वोल्टता कितनी होती है? फिर से रिपीट हो चुका है प्रश्न हमारा। 11 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी? बात कर रहे थे हम लोग फॉर्म की। ठीक है, देखिए तो हम दोस्तों आपको बता दें जो फॉर्म कब से फॉर्म भराया जा सकता है। देखिए एक लॉजिक सी बात है दोस्तों, जब आपका चुनाव स्टार्ट हुआ था उसी वक्त आपके फॉर्म को डिले कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि आपकी वेबसाइट से ये कह के हटा दिया गया था कि ये तकनीकी कारण की वजह से ऐसे आप कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जाता है, जल्द ही इसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव जो है ना इसकी जो रिजल्ट है वो 4 जून को आ रही है। ठीक है, और 4 जून के बाद जो है ना आपकी जो आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो जितने भी मतलब कि स्टे लगा हुआ है जितनी भी वैकेंसी पे उसको फिर से अप्लाई करने की जाएगी। तो इसी बीच हमारा भी बीएसपी का जो है ना फॉर्म उसी बीच जो है ना 4 या 5 के बाद कुछ ना कुछ नोटिस आपके जो है ना मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए 5 जून का। 5 जून जैसे ही आपका आचार संहिता खत्म होगी कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए आप हम कहते हैं ना आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी में किसी प्रकार की कमी मत होने दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका आचार संहिता खत्म हुआ फॉर्म भराया होगा और 1 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। उस वक्त आपके पास सोचने के लिए कुछ टाइम नहीं कुछ नहीं बचेगा। बस आप सोचते रहिए कि हम क्या करें ना करें। अभी आपके पास मौका है, आप पढ़ाई करते रहिए। जो स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देंगे उसका सिलेक्शन कोई और लेकर चला जाएगा जो अभी तक मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं दोस्तों कि आपके पास जो भी समय बचा है ना उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और अपनी मेहनत कीजिए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए। तो फॉर्म जो है दोस्तों आपको 5 जून के बाद अवश्य देखने को मिलेगा, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पंखा करंट के डैश प्रभाव के कारण घूमता है। तो पंखा जो है ना करंट के किस प्रभाव के कारण घूमता है? तो दोस्तों ये चुंबकीय प्रभाव के कारण से घूमता है। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास है कि एक डीसी मोटर की रफ्तार का डैश का सीधा अनुपाती होता है। एक डीसी मोटर की रफ्तार होती है किसके सीधा अनुपाती होती है? तो ये बैक ईएमएफ जो है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल की क्या होती है? सीधा अनुपाती यानी समानुपाती होती है। डीसी मोटर के निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक होते हैं? तो डीसी मोटर के जो घटक होते हैं दोस्तों ये कौन सी होती है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होती है? आवश्यक होती है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे बैक ईएमएफ का विरोध करता है। तो बैक ईएमएफ का विरोध कौन करता है? दोस्तों ये इसका विरोध जो है ना बैक ईएमएफ का ये इसका विरोध करता है कौन? आरोपित ईएमएफ जो है इसका एक विरोध करता है। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय प्रेरण बल का इकाई मान क्या होता है? तो सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय प्रेरण बल का इकाई मान दोस्तों होता है ये आपका कितना होता है? गिलबर्ट होता है। क्या होता है? गिलबर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी रखरखाव मुक्त नहीं है? तो दोस्तों ये जो बैटरी है ना आपका अल्कनाइड मैग्नीशियम ये रखरखाव मुक्त नहीं है, जबकि ये तीनों क्या है? रखरखाव मुक्त हैं। त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता क्या होती है? तो त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता जो होती है दोस्तों ये क्या होती है? फेज वोल्टेज होती है। क्या होती है? फेज वोल्टेज होती है। BIS के अनुसार 3 फेजों और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग डैश होते हैं। तो क्रमागत रंग दोस्तों होते हैं आपको बता दें ये क्या होते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों ये होते हैं आपके लाल, पीला, नीला और काला। क्या होता है? लाल, पीला और नीला और काला होता है। बड़ी मशीन में पोल डैश से बने होते हैं। तो बड़ी मशीन के जो पोल होते हैं दोस्तों ये आपके शीट स्टील लेमिनेशन के बने होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का अंतर्भाग डैश से बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो अंतर्भाग होता है दोस्तों ये सिलिकॉन स्टील से बने होते हैं। किसके? सिलिकॉन स्टील से इसको बनाया जाता है। अगला सवाल मेरे पास है कि मूविंग आयरन यंत्र में डिफ्लेशन टॉर्क समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है? ये करंट के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। टोराइड एक डैश होता है दोस्तों। टोराइड जो होती है वो क्या होती है? टोराइड जो है एक प्रकार की क्या होती है? तार की कुंडलित क्वाइल होती है।
भंवर धारा हानि डीसी मशीन के किस भाग में होती है? तो भंवर धारा हानि जो है ना डीसी मशीन के किस में होती है? आर्मेचर में होती है। किसमें? आर्मेचर में होती है। फोटोकॉपी मशीन डैश के सिद्धांत पर काम करती है? तो फोटोकॉपी मशीन आपने देखा होगा, तो फोटोकॉपी मशीन जो है ना आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर काम करती है। किस पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पे ये हमें काम करने को देखने को मिलती है। सब स्टेशन को वितरण प्रणाली की ट्रांसफार्मर से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? तो सब स्टेशन को वितरण प्रणाली से जोड़ने वाली लाइन जो होती है दोस्तों, ये आपको क्या कहलाती है? प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहती है? प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है? तो विरोधी विद्युत वाहक बल जो है ना इसका दूसरा नाम आपको बता दें, ये होती है काउंटर विद्युत वाहक बल होती है। क्या होती है? काउंटर विद्युत वाहक बल जो होती है इसका दूसरा नाम है। हॉपकिंसन का परीक्षण किस पर किया जाता है? तो हॉपकिंसन का जो परीक्षण है दोस्तों ये आपके पूर्ण भार पर की जाती है। किस पे? पूर्ण भार पर की जाती है। गीजर के थर्मोस्टेट प्रेशर क्या है? तो गीजर के जो थर्मोस्टेट प्रेशर है ये आपको 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। शक्ति गुणक डैश होने पर लोड स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत करता है? तो शक्ति गुणक डैश होने पर, तो शक्ति गुणक दोस्तों क्या होती है? 1 होने पर लोड स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत करता है। एक ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करता है ये? तो ये आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का इस्तेमाल करते हैं? तो किसी भी जल विद्युत संयंत्र में जो रोटर लगाते हैं हम लोग ये सैलिएंट पोल रोटर लगाते हैं। ठीक है, यदि 230 वोल्ट डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तब यह मोटर क्या होगी? तो दोस्तों ये मोटर जो होगी ना कम दक्षता और उच्च स्पार्कों के साथ क्या होगी? जलना स्टार्ट कर देगी। डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? तो डीसी मशीन के जो भाग है, ये डीसी मशीन के रोटर को बार बार जो है ना मरम्मत की आवश्यकता होती है। कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है? तो दोस्तों वो जनरेटर कौन सा होता है? ये होता है सेपरेटली एक्साइड जनरेटर होता है। ठीक है, यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दुगुना कर दे तो उसकी गति क्या हो जाएगी? तो दोस्तों इसकी गति जो है ना आपकी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, शेडेड पोल मोटर की दक्षता के परास रेंज में होते हैं। तो किसके रेंज में होते हैं दोस्तों? ये होते हैं किसके रेंज में? तो आपको 5% से 35% के रेंज में ये आपको देखने को मिल जाती है। अगला सवाल आपके पास है कि 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है? तो 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री दोस्तों होती है, आपको बता दें ये कितनी होती है? 720 डिग्री होती है। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न है ना ये चैप्टर में आपको हम करवा चुके हैं। किसमें? आपको फाउंडेशन बैच में। तो दोस्तों आप सभी लोग फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। यदि एक अल्टरनेटिव वाइंडिंग में 5/6 का एक फंक्शनल पिच है तो कॉइल स्पैन कितने डिग्री का होगा? तो उससे कॉइल स्पैन जो है यहाँ पे 150 डिग्री को यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। एक विद्युत हीटर को 100 वाट 200 वोल्ट की श्रेणी में दी गई है तो करंट प्रवाह की मात्रा कितनी होगी? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है? वी आई होता है। ठीक है, तो भी कितना मेरे पास है? तो वोल्ट कितना है? 200 वोल्ट है। और दोस्तों हमारे पास पी कितना है? 100 वाट है। तो हमको क्या निकालना है? आई निकालना है। तो हम सब जानते हैं आई बराबर क्या होता है? पी/वी होता है। तो पी का मान कितना मेरे पास है? 100 है। और भी कितना है? 200 है। आप इसे काट दीजिए 100/2 यानी कि 1/2 यानी 0.5 एम्पियर आपको देखने को मिल जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? ए में दे रखा है। 10 घंटों के लिए 15 एम्पियर पर आवेशित बैटरी के लिए आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है? Q/T होता है। क्या होता है? Q/T जो है ना आई बराबर होता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या निकालना है? विद्युत की मात्रा निकालना है, यानी कि आई की वैल्यू निकालना है। देखिए आई जो है ना आपके पास, सॉरी आई का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, कितना? 10 घंटा है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 × 60 यानी कि 36 सेकेंड, क्योंकि हमको 36 सेकेंड में चेंज करना है इसको। तो 36 सेकेंड यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों Q बराबर क्या हो जाएगा? तो 15, क्योंकि 15 क्या होगा? 15 एम्पियर है। यहाँ हम क्यों निकालेंगे ना? तो IT हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप Q बराबर क्या होगा? Q बराबर IT यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, हम तो नहीं बताए थे, अब बता रहे हैं। Q बराबर IT हो जाएगा। तो 15 गुना कितना होगा? 36,000 हो जाएगा, क्योंकि 36,000 सेकेंड हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों कितना होगा? 36 × 15 जब करेंगे तो 54,000 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है।
निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रतिरोध निम्नतम होता है? तो किसका जो प्रतिरोध निम्नतम होगा, अमीटर का जो प्रतिरोध होगा दोस्तों वो क्या होगी? निम्नतम होगी। एक घूर्णी परिवर्तित पर किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है? तो दोस्तों वो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो लैप प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। ठीक है। तुल्यकालिक मोटर में डैश की आवश्यकता होती है? तो तुल्यकालिक मोटर में दोस्तों क्या होती है? 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा आपूर्ति की क्या होती है? आवश्यकता होती है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर डैश पे मिलता है? तो दोस्तों ये किससे होती है? पहाड़ी इलाके में क्या होती है? जाकर के मिल जाती है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, 3 फेज चतुष्कार प्रणाली 4 वायर सिस्टम में जब 3 फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा कितनी होगी? दोस्तों न्यूट्रल में धारा जो दोस्तों वो क्या हो जाएगी आपके पास? शून्य हो जाएगी। कितनी? शून्य हो जाएगी। प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार यानी कि लोड एंगल डैश होता है। तो लोड एंगल दोस्तों आपको 90 डिग्री होगा ना, तब क्या होगी ये आपको? तो अधिक शक्ति प्रदान करेगी। लकड़ी के खंभों का उपयोग करते समय स्पैन को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों? 40 से 50 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक प्रत्यावर्तित में किसी प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति एफ दी जाती है, तो किस में दी जाती है दोस्तों? ये आपको एफ बराबर PN/120 में दी जाती है। एकल प्रेरण मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर संधारित्र में कैपेसिटर का कार्य क्या है? दोस्तों कैपेसिटर का कार्य जो है यहाँ पे आपको उच्च प्रवर्तन आघूर्ण प्रदान करना है। जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? तो जनरेटर के आर्मेचर कोर में जो लेमिनेशन होती है इसकी मोटाई दोस्तों कितनी होती है? 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm के बीच में होती है। यदि एक डीसी शंट मोटर का सप्लाई टर्मिनल अदल बदल कर दिया जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों क्या होती है? मोटर समान गति से उसी दिशा में चलेगी जिसमें वह चल रही थी। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके पास है कि एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के परिवर्तन कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग डैश होती है जबकि मुख्य कुंडली क्या होती है? डैश होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होती है? जो एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग दोस्तों क्या होती है? अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, जबकि मुख्य कुंडली क्या होती है? अत्यधिक प्रतिघाती होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आपको बताना है कहाँ पे आंसर? कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान प्रश्न है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप सभी लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। ठीक है। और दोस्तों लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि कार्यस्थल में जहाँ बारीक काम किया जाता है वहाँ अपेक्षित प्रदीप्ति डैश क्रम में होगी? तो दोस्तों वो अपेक्षित प्रदीप्ति जो है ना वो किस क्रम में होगी? तो आपको 200 ल्यूमेंस प्रति वर्ग मीटर में हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना कितना हो जाएगा? 1500 एक मिनट 1500 ल्यूमेंस प्रति वर्ग मीटर में हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को यहीं पर कवर कर लिया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।